हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई कि भैया हमारे पास फिलहाल जो है कोई पोस्टपोनमेंट और ऐसी सारी चीजों को सोचने का समय नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है जो अब ज्यादा आपके दिमाग में हावी होना चालू होगा, अब आप ज्यादा सोचेंगे उस पर कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ पेपर दिस ईयर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली पेपर बनाने के अलावा कोई और बता सकता है और एक्चुअल में 100% कोई एश्योरिटी के साथ बता सकता है कि पेपर का लेवल क्या है। तो हम जो सब कर रहे हैं वो बेसिकली एक एक्सपेक्टेशन है, वो हमारे पास्ट ईयर पेपर को देखते हुए, हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए हम सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपके सामने एक एनालिसिस रखते हैं। तो इसीलिए आप ये हम बिल्कुल नहीं बोलते कि मैं जो बताने वाला हूँ 100% यहीं से ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल संभावना रहेगी कि ऐसे ही जाएगा आगे। पेपर के लेवल का जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमको दिमाग में रखना पड़ता है कि हम क्या करते हैं, ऑल इंडिया के पेपर जो भी बनते हैं उसको अगर हम 3 लेवल पर लेते हुए चले, एक आता है इजी, एक आता है लेवल मॉडरेट और एक आता है वेरी इजी। ठीक, ये 3 लेवल हमारे पास संभव होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बात किया भाई कि भाई देखिए इजी, मॉडरेट और वेरी इजी अगर आपको देखना है तो आप बिल्कुल देखिए कि आपके पास जो 2019 का नीट था वो एक्चुअली वेरी इजी में गया। भाई आप 5 पेपर उठा करके देखिए, 2018 तक आप कभी देखिए, अगर आपसे ये सवाल किसी ने कभी ऑल इंडिया में ये सवाल नहीं पूछा गया था इस लेवल पर जाकर के कि आप बताइए कि इस फलाना कलर का वेवलेंथ कितना होता है। तो इतना जब लेवल नीचे गया था, एंड मोर ऑफ अ इंपॉर्टेंट व्हाट वी बिलीव इज एक्चुअली 2019 वाज अ मोर थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और न्यूमेरिकल उसका अप्रोच उस पेपर में कम हुआ था। अब 2018 में आए तो 2018 एक्चुअली इन दोनों के बीच का था, इजी टू मॉडरेट स्केल में रन किया था 2018। और 2017 की बात करेंगे तो 2017 में फिर से अगेन इजी लेवल था, लेकिन उतना इजी नहीं था जितना 2019 में आया। अब बात करते हैं कि एक्चुअली हम अब जो आने वाला है उसको कैसे गेज करें। देखिए, हमारा अनुमान यह है कि एक्चुअली दिस ईयर द पेपर विल बी फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, मतलब जिसको हम लोग बोले दैट विल बी एवरेज, एक्चुअली मतलब इजी और मॉडरेट के बीच का ही रहेगा। ये बिल्कुल तय मानिए कि आपको ये संभावना है कि वैसे थ्योरेटिकल अप्रोच जिसको हम लॉलीपॉप बोलते हैं वो ना मिले, आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल जब बात करें बायो की, तो बायोलॉजी में हम मानते हैं पेपर का लेवल बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। आप पेपर बिल्कुल उठा करके देखिए, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हल्का सा एक अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट बियॉन्ड द एनसीईआरटी जा करके लगाने के लिए उम्मीद करता है एग्जामिनर आपसे। तो अगर हम 5 को भी लेते चले और 5 जो रहेंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन रहेंगे। अभी भी मैं मान रहा हूं कि इस साल भी पेपर में 80-10 का ही रेशियो रहेगा 90 में, मतलब 80 यू विल गेट अ एनसीईआरटी बेस। नाउ व्हेन आई से एनसीईआरटी बेस, तब आपको यह समझना पड़ेगा मैं कौन से एनसीईआरटी बेस की लाइन की बात कर रहा हूं। 2016 फेज 1 लाइन टू लाइन एज इट इज एनसीईआरटी उठा, 2017 भी उठा लेकिन थोड़ा वेटेज कम हुआ, 18 थोड़ा सा डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन तक गए, 19 गया, बहुत कुछ गया और बहुत हद तक नहीं भी गया। तो आपको कतई ये नहीं मानना है कि आपके पास पूरा लाइन ही उठ के सीधा सीधा एज इट इज क्वेश्चन होने वाला है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। सवाल की फ्रेमिंग बहुत मैटर करती है, अगेन मैं बोल रहा हूं ऑल इंडिया का बहुत बड़ा खेल सवाल की फ्रेमिंग में होता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कितने अच्छे लैंग्वेज से की जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेमिंग कितनी भी हो, बेसिस ऑफ गेटिंग द आंसर विल बी एनसीईआरटी ओनली, वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन होगा। तो अभी भी मानता हूं कि वैसे 80 होंगे, इन 80 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूं, 40 वो होंगे जो एक्सट्रीमली इजी होंगे, जो लाइन ऑफ एनसीईआरटी होंगे, और 40 वो होंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे एनसीईआरटी से। 10 वो होंगे जहां पर आपका दिमाग लगवाया जाएगा, आपको अच्छे से एनालिसिस करवाया जाएगा,
जैसे एक क्वेश्चन 2019 में हेमोडायलिसिस का था, एक क्वेश्चन कॉर्निया का था। अब कॉर्निया वाले जैसे सवालों में अगर माना जाए, कॉर्निया में जहां पर दो दो ऑप्शन निकल करके आ रहे थे उस सवाल में, एक सवाल दो सवाल पेपर में एग्जामिनर चॉइस पे रहता है, मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मान रहा है और वो किस एंगल को लेकर के आंसर दे रहा है। तो वो एक दो सवाल होते ही हैं जहां आप कितना भी दावा आपत्ति लगाइए, आप दावा आपत्ति लगाते रहिए, वो आंसर बदलते नहीं है, वो सारी चीजें रहती हैं। इसलिए फिलहाल हम उसको नहीं मानते हैं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि 80-10 का रेशियो है। अगर आप इस 80 में भी से ले तो 320 नंबर देखिए आपके सामने पक्के रहते हैं। आप ये 10 की कैपेबिलिटी होती है। एंड आई एश्योर यू कि यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हुए हैं, अच्छे से वेल थरो है, पेज के साथ, पेज नंबर के साथ, पैराग्राफ के साथ, तो मुझे लगता है आप 80 में 80 विदाउट एरर भी सॉल्व कर सकते हैं। रही बात 10 की, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप इसमें से 5-7 जितना उठाएं, तो कोशिश ये होगी कि ये तो ऐसा जाए। बात आई केमिस्ट्री की, बात आई केमिस्ट्री में। अगर हम ले केमिस्ट्री में, मैं बोलता हूं कि 2019 से पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठेगा, लेकिन एक्सट्रीमली टफ लेवल के साइड नहीं जाएगा। दो आप अगर इसको ये देखें कि आपको मेंस के जो केमिस्ट्री के पेपर मिले वह एक्चुअली थोड़े से ऑड पैटर्न में गए, पर्टिकुलरली विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वैसा मैं नहीं उम्मीद कर रहा कि नीट में होगा कि थोड़ा सा ऑड टाइप का पैटर्न आ जाए कुछ। और केमिस्ट्री जो रहेगा, मैं मानता हूं केमिस्ट्री जो रहेगा ये बेसिकली मॉडरेट लेवल तक जाएगा, क्लियर, और ये बेसिकली लोअर मॉडरेट लेवल पर ही रहेगा। बात आती है फिजिक्स की। मुझे लगता है इस साल सबसे ज्यादा जो किसी सब्जेक्ट में आपको अच्छा एक चेंज देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू 2019 के पेपर के, अगर आप पैरामीटर पे इसको जज करें, तो मुझे लगता है फिजिक्स में आपको एक लेवल ऊपर उठता हुआ मिलेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर पे एक अच्छा अप्रोच मिलेगा, बहुत हाई फाई नहीं जाएगा, पैटर्न वही रखेगा, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चनिंग पैटर्न वैसे रहेंगे। जिन टॉपिक पे आज तक वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था वो अभी भी नहीं होंगे, लेकिन जिन टॉपिक का वेटेज है उन पे क्वेश्चन अच्छे होंगे। थियोरेटिकल अप्रोच उतनी नहीं होगी, पेपर अच्छा मिलेगा, तो ये हायर मॉडरेट स्केल पे जाएगा। ओवरऑल अगर आप निकालेंगे तो मैं कहता हूं ओवरऑल पेपर का लेवल एवरेज जाएगा। अब इस एवरेज पेपर में स्कोरिंग की बात करना एक अलग चीज होती है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे कि हमको कैसा स्कोर मिलेगा, लेकिन मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पेपर आपका एवरेज जा रहा है, कोई बहुत हाई फाई आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि पेपर के लेवल के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है, प्रोज और कॉन्स जो जाती है। देखिए कुछ लोगों का मानना है कि अब एम्स इसमें मर्ज हुआ, ये दिमाग में आपके भी चला होगा, एम्स मर्ज हुआ, नीट मर्ज हुआ, एम्स मर्ज हो गया, नीट मर्ज हो गया, तो पेपर का लेवल बहुत टफ होगा, क्योंकि अब उनके लिए सिलेक्शन लेना हो तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि एम्स मर्ज होने से और नीट मर्ज होने से पेपर के लेवल में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चीजें होंगी कि एक्चुअली फिल्टर बहुत अच्छा होगा। जहां एम्स पहले पैरेलली एग्जाम लेता था, अब वो जब नीट के साथ लेगा तो वो ये चीज कर लेगा, पहले 1000 रैंक, पहले 1500, पहले 2000 रैंक, इनको बेसिकली एम्स में मिल जाएगा, जिपमर में मिल जाएगा, क्लियर। तो एम्स जिपमर मर्ज होने से ये सारी चीजें जब एक यूनिफाइड हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि रैंक बेसिस पर जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए ऐसा होगा कि जहां पर पहले मौलाना आजाद जिसके कट ऑफ एक्चुअली ऊपर की तरफ रहते थे, वो एक्चुअली एक नीट के एग्जाम के बेसिस पर जब बात की जाए तो मौलाना आजाद नीट के स्कोर के बेसिस पर जाने के लिए पहले ऊपर कट ऑफ होता था, वो अब थोड़ा सा नीचे आएगा और एंट्री अब बिट विल बी हायर मार्क्स वाले साइड को, मतलब 650, 660, 670, इनके लिए थोड़ा सा इजी होगा वहां पर जाना, क्लियर। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं पेपर एवरेज होगा तो स्कोर नहीं होगा, ये बिल्कुल आप ये मत लेके चलिए, स्कोरिंग होगी लेकिन उतनी फ्रीली नहीं होगी जितनी कि 2019 पे हुई थी, क्लियर। तो पेपर के लेवल जो रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, हम हायर साइड नहीं जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, आप कोई नए एकदम अप्रोच उठा करके आपको ऐसे नहीं सवाल किए जाएंगे जो आज तक पूछे ही नहीं गए या जो आपके करिकुलम में ना हो, सिलेबस में ना हो, ऐसे सवाल नहीं होंगे। एक रीजन क्लियर है। दूसरा रीजन पर आते हैं, कुछ लोगों का मानना है पेपर का डिले होना एक रीजन है कि क्यों पेपर अब हमारा बहुत अच्छा जाएगा, पेपर टफ हो जाएगा।
तो मैं इस पे बहुत बड़ा कारण नहीं मानता। हालांकि इतिहास जो नीट का है या जो ऑल इंडिया का है वो ऐसे ही है। 2015 से चालू करते हैं। 2015 का पहला फेज का एग्जाम जो था वो बेसिकली 2015 वो वर्ष था जहां पर पेपर लीक के कारण हमको 2 पेपर मिले थे। 15 वाला जो कैंसल्ड था पहला वाला भाग वो इजी था, दूसरा वाला जो था वो लेवल ऊपर करके दिया गया। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप किस एंगल से नाप रहे हैं। अगर आप बायो में जाकर के देखिए तो पेपर लेवल जिसको हम कहते हैं ऊपर है, फिर भी एनसीईआरटी बेस्ड उस पर 70 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मतलब वहां पर दायरा किसका बढ़ता है, ये अच्छे क्वेश्चंस का, जो अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं वो 10 की जगह 20 हो जाते हैं। लेकिन आपको 280 नंबर लाने का मौका उस पेपर में भी रहता है। 2016 आप देखिए फेज 1 था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, जैसा कि मैंने कहा। अब फेज 2 में जब आए तो फेज 2 में जाकर के बेसिकली पेपर जो था थोड़ा सा करवट बदला और ऊंट ऐसी करवट पे जा बैठा जहां से लोगों को काफी पसीने छूटे, क्योंकि सवाल बड़े अच्छे बने थे। लेकिन स्टिल पेपर अगर अटेम्प्ट किया जाए तो वहां पर भी आपको 70-20 के रेशियो में काम करता हुआ मिलेगा। बात केमिस्ट्री फिजिक्स की आती है, वो बने थे तो एक्चुअली वहां पर फ्लक्चुएशन बायो के लेवल पर हो रहा था। 2018-2019 आई डोंट थिंक सो देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ द बायोलॉजी, देयर वाज अ चेंज इन द लेवल ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। So what I am expecting now, there should be a no change of level pertaining to the bio. Clear? क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी होना ये आप नहीं बोलते कि पेपर टफ हो गया। क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक्चुअली आपका एनालिटिकल स्किल जज करती है। क्लियर? कि सीधे सीधे सवालों में और क्वेश्चन में ग्रामर के साथ थोड़े से ट्विस्ट के साथ जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो एक एनालिटिकल आपका जो अप्रोच रहता है वो जज होता है। हालांकि वो आंसर आप अभी भी उठाए तो आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है। तो मैं नहीं मानता, हो सकता है 2018 के जैसे जो फ्रेमिंग थी, 2018 का क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छा था, मैं अगर उसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानूं तो बायो वैसे ही रहेगा। स्कोर इजी टू स्कोर था, ऐसा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल लेके चले। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगा आप बिल्कुल तैयार रहिए मेंटली कि आपको एक पेपर अच्छा मिलेगा। दूसरी एक चीज इस पर भी आती है, केमिस्ट्री जो खासा आप लोग के बीच में एक आपका बन जाता है कि भाई ऑर्गेनिक आया तो हम नहीं ज़्यादा अच्छा बन पाता। और देखिए अगर आपको सिर्फ 400 नंबर लाने हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन अगर आपको ये टारगेट आप कर रहे हैं कि आपको एक अच्छे रेस्पेक्टेबल मार्क्स से आपको लेना है तो आप ये बिल्कुल लेके चले। आपके केमिस्ट्री में तीनों एंगल, मतलब आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये तीनों पहलू आपका दमदार होना चाहिए, तीनों पहलू पे पकड़ होनी चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाएं और 45 पे 45, वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपकी श्रद्धा है कि आप 45 पे 45 करेंगे कि नहीं। लेकिन जहां पर बात होता है कि एक क्या हम लैंडमार्क ले, क्या बैरियर ले, तो मैं भी बोल रहा हूं आपके 80 मस्ट यहां पर होने ही चाहिए। मतलब 320 तो मैं मान के चलता हूं जो होने चाहिए, इसके ऊपर जाना ये आपकी श्रद्धा होती है। फिर से मैं कहता हूं तो इसके ऊपर मतलब 320 नंबर के ऊपर 40 नंबर का दायरा अभी भी आपके पास बचता है। और अगर आप बिल्कुल बोलते हैं कि मेरा बायो अच्छा है या हम बायोलॉजी हमारा एक बड़ा अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ये आपका 320, 330, 340 होना चाहिए। 360 के ऊपर स्टेक मैं सीधा सीधा नहीं देता, वो पूरी की पूरी 330, 340 से 360 जाना है। ये हर किसी की पर्सनल कैपेबिलिटी पे होता है। नॉट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू फॉलो ऑन दैट पैटर्न। एक बेस मार्क्स सेट होने चाहिए कि 350 की बात पे पहले मैं बेस मार्क्स कितना सेट करूं, तो बेस मार्क्स मेरे हिसाब से सेट होना चाहिए 320। और वैसे भी आप पिछले 3 सालों में देखेंगे बायोलॉजी के बेस मार्क्स में ऑल इंडिया लेवल पे हर साल जो है बढ़ोतरी मिलते चल रही है। बात आती है केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में मेरे हिसाब से जो रहता है मैं फिजिक्स को ये नहीं मानता कि भाई फिजिक्स आप नहीं भी करके आएंगे तो भैया ये गलत बात है। आपको फिजिक्स करना है और आपको फिजिक्स अच्छे से करना है, ये डिपेंड करता है। आप मिनिमम पूछेंगे मुझसे कितना करना है, तो मैं बिल्कुल मिनिमम लेवल सेट करता हूँ 25 करना है। मैक्स सेट करे तो मैं 45 की बात करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बैरियर बहुत स्मूथ होता है, आपके लिए बहुत ईजी होता है कि अगर आप इसको अपने 30+ के अप्रोच में इसको अगर लेके आ सकें। क्लियर? ये मैं वो बात कर रहा हूं, मैं अभी बिल्कुल कतई नहीं दे रहा हूं, तो इससे गलत इंटरप्रिटेशन ना कीजिए कि मैं जहां पर बोल रहा हूं कि आप 650 लाए, कैसे लाए 630।
वो मेरा एक अलग एंगल है जिसको मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे अपने कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाने चाहिए अपने मार्क्स, अपने टारगेट मार्क्स को हासिल करने के लिए। और मेरे हिसाब से जितने दिन बचे हैं, अब आपके सामने, आपके टेबल पर, आप जहां बैठ के पढ़ते हो, आपके सामने आपका डेडलाइन, आपका प्लान, आपका मार्क्स, टारगेट मार्क्स टू अप्रोच, वो सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। डेली आपको ये अप्रोच पे वर्कआउट करना है कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, कुछ हो जाए ये ध्यान रहे, पेपर this year is going to be on an average level, not a easy, not a very easy, not above the moderate, it will be ranging and hovering around, ये पूरा पेंडुलम के जैसा इजी और मॉडरेट के बीच में घूमता हुआ रहेगा। और कुल मिलाकर के जब एक एनालिसिस बनेगी तो पेपर यही बोला जाएगा, ना बहुत इजी था ना बहुत टफ था, ये बेसिकली जो आया वो मॉडरेट या एवरेज लेवल के आसपास जाकर के टिका। तो इसीलिए ध्यान रखते हुए चले, और ये बात अगर दिमाग में घुस गई हो तो इसके बाद इन चीजों पे सोचिए ही नहीं कि पेपर कहाँ से है, कैसा है, क्या है। आपका अप्रोच आइडियली मैं मानता हूँ एक स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठता है तो स्टूडेंट की तैयारी का स्पेक्ट्रम इतना चौड़ा होना चाहिए कि वो एग्जाम के बाद ये ना बोले कि ये बाहर से था या ये बाहर से था। उसका अप्रोच इतना अच्छा होना चाहिए कि कुल मिलाकर समेटिव तरीके से उसमें अपने बैरियर, अपने टारगेट मार्क्स को हासिल करने का एक कैपेबिलिटी रहता है। और ये अगर होता है तो आप बिल्कुल देखिए, आप सेलेक्ट होते हैं, बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स के साथ सेलेक्ट होते हैं, और अच्छी सीट भी आप सिक्योर अपने लिए करते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। नीचे जो आती है हमारी पट्टी उसको लाइक करें, और बिल्कुल बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आपको बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है और बाकी के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।